अच्छा भाई, सेट्स का चैप्टर चल रहा था और वेन डायग्राम हमने कुछ पढ़ी थी। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे पहले। प्रॉपर्टी नंबर 1, ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के, या ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए के। ये दोनों प्रॉपर्टीज को कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है या कॉम्यूटेटिव लॉ का कहते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर है, या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। इसी तरह ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों प्रॉपर्टीज को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यहाँ ये जो ए यूनियन की साइन है ये दोनों के साथ आ जाएगी, मतलब ए यूनियन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी हो जाएगा। इसी तरह अगर पहले इंटरसेक्शन लगा दें और अंदर यूनियन लगा दें तो ए इंटरसेक्शन जो बाहर है ये दोनों के साथ अलग अलग आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव में और भी है। ए मल्टीप्लाई बाय बी यूनियन सी बराबर है ए मल्टीप्लाई बाय बी यूनियन ए मल्टीप्लाई बाय सी। इस तरह ए मल्टीप्लाई बाय बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए मल्टीप्लाई बाय बी इंटरसेक्शन बी ए मल्टीप्लाई बाय सी। इन सबको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन बराबर है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, या ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों को डे मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। तो डे मॉर्गन्स लॉ नहीं है। इसी तरह अगर ए यूनियन ए निकालें, ए और ए दोनों सेम है तो ए यूनियन ए के बराबर आता है। ए इंटरसेक्शन ए निकालें तो ए इंटरसेक्शन ए भी ए के बराबर आता है। ए का यूनियन निकालें नल सेट के साथ तो ए आएगा। ए का या किसी भी सेट का इंटरसेक्शन निकालें नल सेट के साथ तो वो हमेशा नल सेट आएगा। नंबर ऑफ ए यूनियन बी या ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी बराबर है ऑर्डर ऑफ ए या नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बेटा एमसीक्यू नंबर 50 देखिएगा। 50 स्टूडेंट साइन अप फॉर बोथ इंग्लिश एंड मैथ्स। इंग्लिश और मैथ्स दो सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, तो यहां दो सर्कल्स बना लेंगे। एक को हम इंग्लिश कहेंगे एक सर्कल को, और एक को मैथ। कह रहे हैं कि 50 स्टूडेंट साइन अप फॉर बोथ इंग्लिश एंड मैथ, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे पास 50।
नहीं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, सॉरी, आगे कहा हुआ है कि 90 स्टूडेंट्स साइन अप फॉर आइदर इंग्लिश और मैथ्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास है यहाँ पे 90। 50 स्टूडेंट्स साइन अप फॉर बोथ इंग्लिश एंड मैथ, मतलब 50 ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स के लिए एनरोल्ड हो रहे हैं। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो इंग्लिश एंड मैथ का मतलब है कि इंग्लिश और मैथ का इंटरसेक्शन दिया हुआ है। तो इंटरसेक्शन जो है वो इंग्लिश और मैथ का 50 है, तो यहाँ 50 आ गया, क्योंकि इंटरसेक्टिंग रीजन ये वाला रीजन है, इसलिए मैंने यहाँ 50 लिख दिया। आगे कहा जा रहा है if 25 students are taking English but not math, 25 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश में एनरोल्ड हो रहे हैं लेकिन मैथ में नहीं हो रहे हैं। तो बेटा ये जो सर्कल है ये पूरे इंग्लिश के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो इंटरसेक्टिंग रीजन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे स्टूडेंट्स को जो इंग्लिश और मैथ दोनों के अंदर शामिल है। यहां पर लिखा हुआ है 25 स्टूडेंट्स आर टेकिंग इंग्लिश बट नॉट मैथ, मतलब सिर्फ इंग्लिश ले रहे हैं। तो सिर्फ इंग्लिश का मतलब ये है कि जो सर्कल हमने बनाया है, सिर्फ इंग्लिश की अगर हम बात करेंगे तो यहां से लेकर ये यहां तक का रीजन सिर्फ इंग्लिश का होगा, ये सिर्फ इंग्लिश का होगा। तो यहां पर आपके पास कहा जा रहा है कि 25 स्टूडेंट्स हैं। कह रहे हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग मैथ बट नॉट टेकिंग इंग्लिश। तो बेटा ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ मैथ ले रहे हैं इंग्लिश नहीं ले रहे, तो सिर्फ मैथ का जो रीजन है वो यहां से यहां तक का होगा। तो मैं कह रहा हूं एक्स ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मैथमेटिक्स में एनरोल्ड हो रहे हैं। बेटा इन सब का सम, किसका सम? 25, 50 और एक्स, इन सब का सम बराबर है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के 90 के। तो यह आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 90 माइनस 75, तो x इज इक्वल्स टू 15। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 15। 51 में कह रहे हैं ऑफ द 410 स्टूडेंट्स एट कैनेडी हाई स्कूल, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 410। कहा जा रहा है 240 स्टडी स्पेनिश, तो 240 स्पेनिश और 180 फ्रेंच। बेटा अब ये जो 240 स्पेनिश लिखा हुआ है, इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि 240 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ स्पेनिश पढ़ रहे हैं, फ्रेंच नहीं पढ़ रहे। तो 240 में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो फ्रेंच भी पढ़ रहे होंगे, लैंग्वेज सीख रहे होंगे, और 180 के अंदर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि स्पेनिश भी सीख रहे होंगे। तो ये जो 240 है ये पूरे सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। पिछले सवाल में वो पूरे सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। इसी तरीके से बेटा ये फ्रेंच भी पूरे सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पूरे सर्कल के अंदर 180 वैल्यूज है। अब बेटा कहा जा रहा है इफ 25 स्टूडेंट्स स्टडी नाइदर लैंग्वेज हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी बोथ। बोथ का मतलब है इंटरसेक्शन रीजन, इंटरसेक्शन निकालना है दोनों का। इंटरसेक्शन को हम कहेंगे x। अब बेटा सम हम जब निकालते हैं इसका, तो सम निकालने के लिए हमें कौन सी वैल्यू चाहिए? हमें सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो स्पेनिश स्टडी कर रहे हैं लैंग्वेज, मतलब मुझे ये वैल्यू खाली चाहिए। तो मैं 240 में से माइनस कर दूंगा x को, मतलब ये जो बीच में x लिखा हुआ है ये दोनों से माइनस होगा। दोनों से इसलिए माइनस होगा क्योंकि मुझे सिर्फ
फ्रेंच और सिर्फ स्पेनिश के स्टूडेंट्स चाहिए, मुझे बोथ स्टूडेंट्स नहीं चाहिए। अब बेटा अगर मैं यहां पर बात करूं स्टूडेंट्स स्टडी बोथ सॉरी आइदर स्पेनिश और फ्रेंच, असल में हम जो कहते हैं कि इन तमाम वैल्यूज का सम टोटल के बराबर है, मतलब इन दोनों सेट्स के अंदर जो वैल्यूज है उनका सम उन वैल्यूज के बराबर होगा जो इन सेट के अंदर है, इन सेट से हट के कोई बात नहीं होगी। लेकिन इस सवाल में कहा हुआ है कि 25 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे, तो बेटा स्टूडेंट स्टडी आइदर स्पेनिश और फ्रेंच, मतलब ऐसे स्टूडेंट हमें चाहिए जो फ्रेंच या स्पेनिश पढ़ रहे हो, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो हम 410 में से 25 माइनस कर देंगे, क्योंकि 25 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कुछ नहीं पढ़ रहे, तो जो इस इन दोनों सेट्स का हिस्सा ही नहीं है तो उनको हम निकाल देंगे पहले ही। तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 385। अब बेटा इन सब का जो सम है इसका 240 माइनस एक्स, 240 माइनस एक्स, एक्स और 180 माइनस एक्स, इन तीनों का सम बराबर होगा अब 385 के। इन तमाम वैल्यूज का जो सम है वो अब बराबर होगा 385 के। 410 इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसमें 25 ऐसी वैल्यूज थी जो इन दोनों में शामिल नहीं है। अब यहां से x निकालना है, एक x कैंसिल हो गया, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 240 और 180, तो ये 420 आ गया, ये 385 इधर आएगा, माइनस का 385, ये x को उधर ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 और ये 35, तो x की वैल्यू 35 आ गई। तो 35 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बोथ लैंग्वेजेस स्टडी कर रहे हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। बेटा एमसीक्यू नंबर 60 है जी, 65 कार्ड्स ऑन अ कार लॉट, तो टोटल नंबर ऑफ कार्स 65 है, 45 हैव एयर कंडीशनिंग, 45 ऐसे हैं जिनमें एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, 30 हैव पावर विंडोज, 30 ऐसे हैं जिनमें पावर विंडोज है, 12 हैव बोथ एयर कंडीशनिंग एंड पावर विंडोज, बोथ का मतलब है इंटरसेक्शन, एंड लिखा बोथ के बाद नहीं, यू और का आइदर और का मतलब यूनियन है, हाँ इंटरसेक्शन, ऐसी कार्स जिनमें दोनों चीजें हैं, तो दोनों चीजें किसमें होंगी, जो इंटरसेक्टिंग वाले, तो एंड का मतलब है लिखा हुआ है एयर कंडीशनिंग एंड पावर विंडो का मतलब इंटरसेक्शन। हाउ मेनी कार्स ऑन द लॉट हैव नाइदर एयर कंडीशनिंग नॉर पावर विंडोज, तो बेटा
मैं अगर बात करूं एयर कंडीशनिंग और पावर विंडोज की, मतलब ऐसे कार्स मुझे चाहिए जिनमें या तो एयर कंडीशनिंग हो या तो पावर विंडोज हो, और का मतलब यूनियन, यूनियन का मतलब है टोटल 65 कार्स हैं, इनमें से वो कार्स हम निकाल देंगे जिनमें दोनों नहीं है। तो हमें नहीं पता कि कितनी ऐसी कार्स हैं जिसमें एयर कंडीशनिंग और पावर विंडो नहीं है। तो मैं कह रहा हूं भाई एक्स ऐसी कार्स हैं जिनमें दोनों चीजें नहीं है। तो मैंने क्या करा, एयर कंडीशनिंग, क्योंकि सेट की बात कर रहे हैं तो इन दोनों सेट्स के अलावा जो भी चीज होगी वो टोटल में से माइनस होगी हमेशा। तो टोटल में से मैंने एक्स माइनस कर दिया। हमारे पास कहा जा रहा है कि जो इंटरसेक्शन है दोनों का वो 12 है। अब बेटा मैंने आपसे वही कहा कि हमें सम निकालने के लिए सिर्फ ये सर्कल चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से इंटरसेक्टिंग वाले को माइनस कर देते हैं, और यहां पर मुझे सिर्फ ये सर्कल चाहिए। तो मैं यहां पर 30 में से ये इंटरसेक्टिंग रीजन की वैल्यू को माइनस कर दूंगा, -12। अब बेटा इन सब का सम, इस वैल्यू का, इस वैल्यू का और इस वैल्यू का, मतलब 45 माइनस 12 प्लस 12, 30 माइनस 12, इन सब का सम बराबर होगा 65 माइनस एक्स के। 12 से 12 कैंसिल हो गया, ये आ गया 45 प्लस 30 75, और इसमें 12 ऐड करा दिया 87। हाँ अच्छा माइनस हो रहा है, सॉरी मैंने ऐड क्यों करा दिया, माजरत। ये दोनों ऐड हो गए, 75 हो गया, 75 में से 12 माइनस कर देंगे 63 आएगा। बेटा ये x उधर आ गया, 63 उधर चला गया, तो x की वैल्यू 2 आ गई। इसका मतलब है दो ऐसी कार्स हैं जिनमें दोनों नहीं है, ना पावर विंडो है ना एयर कंडीशनिंग है। बेटा एमसीक्यू नंबर 1 है, यूनियन मतलब यूनिवर्सल सेट, सेट ए सेट बी आर थ्री सेट्स, A is a subset of dash where U is a universal set। अब बेटा ऐसा कोई सवाल आ जाए जिसमें कोई सेट गिवन नहीं है, तो आप सेट सपोज कर लें। यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है जिसमें तमाम एलिमेंट्स होते हैं। तो मैंने फॉर एग्जांपल 1 से लेके 5 तक एलिमेंट सपोज कर लिए। ए मैंने एक सेट सपोज कर लिया 1 2 3, बी मैंने सेट सपोज कर लिया 3 4 5। तो मैंने ये तीन सेट सपोज कर लिए हैं। अब सपोज करने के बाद मैं ऑप्शंस को सॉल्व करूंगा। ऑप्शन ए है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए और बी सेट का इंटरसेक्शन अगर मैं निकालता हूं तो ए और बी दोनों सेट्स में क्या चीज कॉमन है, अभी 3 कॉमन है, तो इसका इंटरसेक्शन 3 आएगा। अब ए इज अ सबसेट ऑफ 3, ए क्या 3 का सबसेट है, ए तो बड़ा है इस 3 से, ए से बड़ा है, तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। फिर हम ऑप्शन बी की बात करेंगे, हम निकालेंगे ए यूनियन बी। अगर ए और बी का यूनियन निकालता हूं तो ए और बी सेट के एलिमेंट्स को मिलाना पड़ेगा, इनको मिला देंगे आपस में 1 2 3 4 5, मतलब ये सेट आ गया। अब बेटा ए यूनियन बी जो सेट है और सेट ए की अगर आप बात करें, दोनों का क्या रिलेशन है, ए जो है वो ए यूनियन बी का सबसेट है, क्योंकि ए यूनियन बी के कुछ एलिमेंट्स ए के पास है। तो इसका मतलब है कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा।
एमसीक्यू नंबर 2 में कहा जा रहा है ए यूनियन बी बराबर है ए के। अब पूछ रहे हैं कि क्या रिलेशन होगा। बेटा ए यूनियन बी ए के बराबर है, तो इससे ये बात समझ आ रही है कि ए बड़ा सेट होगा बी से, क्योंकि दोनों का यूनियन लेने पर ए आ रहा है, तो इसका मतलब है ए एक ऐसा सेट है जो कि बी से बड़ा है। अगर ये लिखा होता ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, तो मैं कहता बी बड़ा है सेट। तो यहां पर मैं दो सेट सपोज कर लेता हूं। ए सेट मैंने सपोज कर लिया और बी सेट मैं सपोज कर रहा हूं 1,2। ये दो सेट सपोज करें मैंने, दोनों में सेम एलिमेंट्स है, ए बड़ा सेट है बी छोटा है। अगर मैं यूनियन निकालूं दोनों का, तो 1 2 3 आएगा, मतलब दोनों का जो यूनियन है वो सेट ए के बराबर आएगा। अब बेटा सेट ए बी से बड़ा है और सेट बी के पास ए के कुछ एलिमेंट्स हैं, तो हम क्या कहेंगे कि बी ए का क्या है, सबसेट है। तो हम कहेंगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कह रहे हैं ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी दोनों बराबर है, मतलब इंटरसेक्शन और यूनियन एक ही सूरत में बराबर हो सकता है जब ए और बी सेट दोनों बराबर हो। मतलब दोनों अगर सेम सेट है तो दोनों का यूनियन और दोनों का इंटरसेक्शन बराबर आएगा। तो ए और बी इक्वल होंगे तभी ऐसा होगा। ऑप्शन बी है। एमसीक्यू नंबर 4 बेटा कह रहे हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस ए के। इसकी बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म पूछी जा रही है। तो बेटा ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, क्योंकि यू माइनस ए है, मतलब यू में से ए माइनस कर रहे हैं, तो जो सेट आएगा उसमें एक्स यू से बिलोंग करेगा एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ए माइनस कर दिया है, ए सेट का हिस्सा नहीं होगा। B and C are two improper subsets. B is a subset of C, C is a subset of B. बेटा दो सेट्स इम्प्रॉपर सबसेट्स कब कहलाते हैं एक दूसरे के, जब दोनों इक्वल हो। ये बताया था कि दो इक्वल सेट्स को एक दूसरे का इम्प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। क्योंकि आपके पास ए और बी अगर इक्वल हो जाएंगे तो हम कहते हैं ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और बी इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। If A is a subset of B, then A intersection B is equals to, कह रहे हैं A जो है वो B का सबसेट है, तो सबसेट सपोज करना पड़ेगा कि A B का सबसेट है, तो A छोटा सेट होगा, फॉर एग्जाम्पल A कॉमा B कह दिया। B बड़ा सेट होगा। अब दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकालते हैं तो A इंटरसेक्शन B क्या आएगा, दोनों में कॉमन क्या है, A B दोनों में कॉमन है, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, कौन सा सेट आ रहा है, सेट ए के बराबर आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा ए के। एमसीक्यू नंबर 7 है
A and B are two sets, then A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, ये सारे ऑप्शंस में मौजूद है। क्या होगा? A और B दो सेट्स हैं। अब सवाल में नहीं बताया हुआ कि इक्वल है अनइक्वल है, आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इक्वल सपोज कर लें, अनइक्वल सपोज कर लें, या कुछ वैल्यू सेम हो ऐसा सपोज कर लें, आपकी मर्जी है। एक वैल्यू सेम रख लेते हैं, इससे आसानी हो जाती है समझने में। ये दो सेट्स हैं, इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो C आएगा, क्योंकि दोनों में C सेम है। इन दोनों का यूनियन निकालेंगे, ABCDE, ये आ जाएगा। बेटा अब इन दोनों सेट्स का आपस में रिलेशन क्या है? A यूनियन B बड़ा सेट है, A यूनियन B का एक एलिमेंट A इंटरसेक्शन B के पास है, तो A इंटरसेक्शन B सबसेट होगा A यूनियन B का। नंबर 8 है Z set of all integers, W set of whole numbers, N set of natural numbers, R set of real numbers, Q set of rational numbers। पूछ रहे कौन सा रिलेशन सही होगा? बेटा यहां पर नंबर सिस्टम की बात हो रही है। कॉम्प्लेक्स नंबर से बात शुरू होती है नंबर सिस्टम में, कि कॉम्प्लेक्स नंबर से दो किस्म के नंबर्स निकलते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स रियल और इमेजिनरी नंबर्स को मिलाकर बनते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर ब्रेक करेंगे तो रियल और इमेजिनरी नंबर्स आएंगे। अबे यार, बेटा रियल नंबर्स को कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको C से। बेटा यहां पर रियल नंबर्स को जब हम ब्रेक करते हैं तो रियल नंबर्स से निकलते हैं रैशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर रैशनल नंबर्स से निकलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, सॉरी, रैशनल नंबर से निकलते हैं फ्रैक्शंस, क्योंकि रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो फ्रैक्शन में होते हैं, या इंटीजर्स को भी रैशनल नंबर्स कहा जाता है। फिर इंटीजर्स से निकलता है नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स, या फिर होल नंबर्स, जिसको हम मतलब इंटीजर्स को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर्स को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर्स को ब्रेक करते हैं तो होल नंबर्स से निकलते हैं, मतलब इससे 0 एक अलग निकल जाता है, और उससे फिर निकलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो ये एक बेसिकली चार्ट है, ये बता रहा है कि कौन किसका सबसेट है। अगर आप यहां पर देखें तो सबसे बड़ा नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है रियल नंबर, रियल नंबर का सबसेट है Q, Q का सबसेट है Z, Z का सबसेट है W, W का सबसेट है नेचुरल नंबर्स। तो अगर रिलेशन बनाना चाहूं तो मैं ये कहूंगा कि नेचुरल नंबर्स is a subset of whole numbers
whole numbers is a subset of integers. Integers is a subset of rational numbers. Rational numbers is a subset of real numbers. यहाँ पे रियल तक की बात हो रही है. और अगर इसको घुमा के लिखना चाहूं, आपको पता है जो बड़ा सेट होता है उसको सुपर सेट कहा जाता है. कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर्स का सुपर सेट होगा. रियल नंबर रेशनल नंबर्स का सुपर सेट है. इंटीजर्स रेशनल नंबर्स इंटीजर्स का सुपर सेट कहलाएगा. तो अगर उल्टा रिलेशन लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, रियल नंबर्स इज अ सुपर सेट ऑफ rational numbers. Rational numbers is a superset of integers. Integers is a superset of whole numbers. Whole numbers is a superset of natural numbers. तो कौन सा रिलेशन अब सही है ये बताना है बेटा. पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं है. क्या कहा जा रहा है कि z सुपर सेट है होल नंबर्स का, मतलब z बड़ा है होल नंबर्स से. सही है. होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स का सुपर सेट है, ये बात भी सही है. नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर का सुपर सेट है. तो रैशनल नंबर्स तो इन सब का सुपर सेट है, तो ये बात यहां पर गलत लिखी हुई है. रियल नंबर्स इज अ सुपर सेट ऑफ होल नंबर्स, मतलब रियल नंबर सबसे बड़ा होता है. होल नंबर्स का सुपर सेट कहलाएगा बिल्कुल. और होल नंबर्स किसका सुपर सेट कहलाएगा? नेचुरल नंबर्स का. तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा. बी भी सही है इसका. नेचुरल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर्स. होल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, ये भी सही है. दोनों सही है इधर. एमसीक्यू नंबर 9 में कह रहे हैं स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू. कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, सही नहीं है बेटा? जो पहली स्टेटमेंट है वो एसोसिएटिव लॉ है, बिल्कुल सही है. दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी के साथ आएगा तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया. ए इंटरसेक्शन सी के साथ आएगा तो इंटरसेक्शन सी आ गया. बीच में यूनियन है, ये भी करेक्ट है. सही है भाई. ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ यूनियन लिखा है, यहाँ इंटरसेक्शन लिख दिया. इसी तरीके से एक मिनट इसको कंफर्म करते हैं. एक मिनट मैं सेट सपोज कर लेता हूँ, जरा एक चीज चेक करनी है मुझे. ये ऑप्शन ये स्टेटमेंट चेक करने के लिए मैं सेट सपोज कर रहा हूं. क्योंकि मुझे ये अंदाजा हुआ है कि सही है, फिर भी मैं इसको चेक कर रहा हूं. एक मिनट, हो सकता है इसमें कोई गलती ना हो बेटा. ए यूनियन बी यूनियन सी अगर हम निकालते हैं तो ये आ जाएगा 2 3 4. अच्छा, ए माइनस बी यूनियन सी अगर निकालते हैं तो ए है 1 2 माइनस 2 3 4. जब हम माइनस कराते हैं दो सेट्स को तो सेम वैल्यूज कैंसिल होती हैं, और जो पहले सेट में बच जाता है वो रिजल्ट होता है इसका. तो पहले सेट में 1 बचा है तो ये 1 आ गया. इसी तरह अगर मैं निकालता हूं a माइनस बी, तो a माइनस बी का मतलब है 1,2 माइनस 2,3. दोनों को माइनस कराता हूं तो 1 आएगा. इसी तरह मैं अगर माइनस कराता हूं a और c को, a में हमारे पास 1,2 है, c हमारे पास है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो पहले सेट में जो बचा है वही बच जाएगा. और दोनों का इंटरसेक्शन 1 ही आ रहा है, मतलब सेम आ रहा है. इसका मतलब ये भी सही है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है और वो स्टेटमेंट भी करेक्ट है. तो इसका मतलब है ऑल आर ट्रू.
एमसीक्यू नंबर 10 में ए यूनियन बी लिखा हुआ है, ये बी और सी के पास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। यूनियन पहले लिखा है, इंटरसेक्शन बाद में लिखा है। हाँ, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर 11 में पूछ रहे हैं कि कौन सा रिलेशन करेक्ट है। ए इंटरसेक्शन निकाला हुआ है और ए यूनियन निकाला हुआ है। ए इंटरसेक्शन बी निकाला हुआ है, तो ए इंटरसेक्शन बी 1,2 है और ए यूनियन बी 1, 2, 3 है। अब देखते हैं, पहला ऑप्शन है कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का, तो बेटा ए का सबसेट है, ये बात सही है। ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी का कुछ हिस्सा है, ये भी सही है। तो दो ऑप्शन सही है, इसका मतलब है कि सभी सही होंगे, ऑल ऑफ दिस। एमसीक्यू नंबर 12 है, ए एक सेट है जो कि 1, 2, 3 है, बी एक सेट है जो कि अरेंज नहीं हुआ हुआ, इसमें भी 1, 2, 3 है, दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स हैं, तो ये इक्वल सेट्स कहलाएंगे। A is equals to B. A यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो A यूनियन बी यूनियन सी निकाल लेंगे डायरेक्ट, सबको मिला देते हैं। A 1, 2, 3, 1, 2, 3 बस। अब इसका कॉम्प्लीमेंट अगर निकालते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी यूनियन सी, तो यू माइनस यू हो गया, नल सेट आएगा। फोर्टीन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखी हुई है, ऑप्शन ए बी और सी को अगर हम देखें, यहां पर बीच में इंटरसेक्शन लिखा है, तो ये ऑप्शन सी अगर हम देखें, सी में लिखा हुआ है ए मल्टीप्लाई बाय बी इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई होगा बी से, तो ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए मल्टीप्लाई होगा बी से, तो ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए मल्टीप्लाई होगा सी से, तो ए मल्टीप्लाई बाय सी, बीच में इंटरसेक्शन है, तो ये रिलेशन आ रहा है ऑप्शन सी से। 15 एमसीक्यू कह रहे हैं एस और टी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, 0,1 मल्टीप्लाई बाय 2,3, दो सेट्स का प्रोडक्ट निकालने का मतलब है जीरो जाकर 2 के साथ ऑडेड पेयर बनाएगा, फिर 0 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 0 जाकर 3 के साथ ऑडेड पेयर बनाएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से,
तो 1 जाकर 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, फिर 1 जाकर 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। तो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑप्शन ए है। एमसीक्यू नंबर 16 देखिएगा। एक्स स्क्वायर बराबर है 16 के एंड 2x बराबर है 4 के। कह रहे हैं कि सेट ए क्या होगा बेटा, दो अलग अलग इक्वेशंस लिखी हुई है और बीच में एंड लिखा हुआ है। एंड का मतलब है इंटरसेक्शन निकालना है। मतलब ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, दूसरी इक्वेशन है 2x इज इक्वल टू 4, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। x आएगा प्लस माइनस 4, यहां से x आएगा 2। बेटा ये जो x की वैल्यू है ये एक सेट में लिख देंगे प्लस माइनस 4, ये x की वैल्यू एक और सेट में लिख देंगे। असल में कहा जा रहा है इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन निकालना है। तो बेटा इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो नल सेट इसका आंसर आएगा। अगर एंड की जगह बीच में और लिखा होता तो दोनों इक्वेशंस को अलग अलग सॉल्व करके फिर यूनियन निकालते। तो एंड का मतलब इंटरसेक्शन निकालना है, और का मतलब है यूनियन निकालना। में कहा जा रहा है ये सेट्स कौन कौन से भाई, ए बी और सी। अब बेटा हम क्या करेंगे, ऑप्शन में सेल्स लिखा हुआ है, एग्जॉस्टिव सेट्स लिखा हुआ है, कॉम्यूटेटिव सेट लिखा हुआ है, डिसजॉइंट सेट लिखा हुआ है। बेटा सेल्स और एग्जॉस्टिव के लिए हमें यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना होता है। हमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी चाहिए। तीन सेट्स हैं तो तीनों का इंटरसेक्शन निकालना होगा। 0 1 2 इंटरसेक्शन 1 इंटरसेक्शन 2, 3। तीनों में क्या कॉमन है, एक साथ क्या कॉमन है तीनों में, कुछ भी नहीं है, तो नल सेट आएगा। तीनों का यूनियन 0 1 2 3, और 0 1 2 3 कोई सेट गिवन है सवाल में, यूनिवर्सल सेट गिवन है, तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट है। दोनों का, तीनों का इंटरसेक्शन नल सेट आ रहा है, मतलब डिसजॉइंट सेट है, लेकिन तीनों का यूनियन यूनिवर्सल सेट आ रहा है। तो बेटा डिसजॉइंट भी आप आंसर हो सकता है और सेल्स भी, लेकिन बेस्ट आंसर क्या होगा, सेल्स होगा, क्योंकि आप दोनों चीजें चेक करेंगे, यूनियन और इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन नल सेट आ गया तो डिसजॉइंट है, यूनियन अगर आ गया आपके पास यूनिवर्सल सेट, तो फिर वो क्या कहलाएगा, सेल्स कहलाएगा, क्योंकि सेल्स डिसजॉइंट सेट्स को ही कहते हैं। क्योंकि सेल्स डिसजॉइंट सेट्स को ही कहते हैं ऐसे सेट जिनका यूनियन यूनिवर्सल आए, जिनका इंटरसेक्शन नल सेट आए। हाँ, दोनों का रिजल्ट मतलब इसका यूनिवर्सल नहीं आता तो फिर हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। Let A be the set of prime numbers less than 50. प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जो अपने टेबल में आते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, बहुत सारे लेस देन 50 47 तक। सेट ए है कह रहे हैं, ये सेट ए है। सेट बी क्या है, ऑड नंबर्स ग्रेटर देन 40, 41 43 45 47 49 51, ये सारे ऑड नंबर्स हैं। ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में क्या कॉमन होगा, अब ये देखना है, असल में आखिर के नंबर्स लिखने पड़ेंगे। 40
41 अपने ही टेबल में आता है, 43 अपने ही टेबल में आता है, 47 49 दूसरे टेबल में आता है। बस यही नंबर्स हैं, दोनों में कॉमन क्या है? 41 43 और 47। बेटा 19 में ए और बी दो सेट्स लिखे हुए हैं, ए और बी दोनों सेट्स की वैल्यूज डिफरेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, हाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, यहाँ पर तादाद दोनों की सेम है, तो ए इज इक्विवेलेंट टू बी। बेटा अब वही बात है कि ए और बी नॉट इक्वल भी है, दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या है? ए इज इक्विवेलेंट टू बी। अब बोल रहे हैं आगे, एफ month with only 30 days. अप्रैल से शुरू हुआ, अप्रैल अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और दिसंबर। दिसंबर में 31 होते हैं, हाँ। बेटा यहां पर अब रिलेशन पूछ रहे हैं, जी इज द सबसेट ऑफ एफ। जी तो बड़ा है बेटा, एफ का सबसेट हो नहीं सकता, तो हटा दिया। जी इज अ सबसेट ऑफ ई, जी जो है वो ई का सबसेट है, बिल्कुल ई से निकली हुई वैल्यू है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी आंसर है इसका करेक्ट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी आएगा 1 2 3, इसका कॉम्प्लीमेंट नल सेट आ गया। बाकी अब आप लोग करेंगे, जो नहीं होगा आके पूछिएगा।